आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 का भूगोल पाठ 3 अपवाह पढ़ेंगे। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखने पर हम देखेंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। पानी की छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य नदी बनाती है। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जहाँ एक छोटी छोटी से जो धाराएं होती है वह सब मिलकर यदि नदी का निर्माण करती है और फिर वह नदी झील समुद्र या महासागर में मिलती है तो वह अपवाह द्रोणी कहलाता है उस क्षेत्र का। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या ऊंची भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग अलग करती। मतलब जैसे एक तरफ भी बहुत सारी धाराएं मिलकर एक नदी बन रही है, दूसरी तरफ भी ऐसा हो रहा है। धारा और बड़ी चित्र में दिखाया है तो बीच में जो पहाड़ या ऊंची जमीन आ गई उसे क्या बोलेंगे? जल विभाजक। ये जल विभाजक कहलाता है। ये ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि जल विभाजक किसे कहते हैं। फिर भारत के अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्यतः भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग अलग हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है जो पूरे 12 महीने उनमें पानी भरा होता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाले बर्फ का भी पानी प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है और इन नदियों के पर्वतों को काटकर गाजों का निर्माण किया जाता है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। वे अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है। मतलब अपर्दन क्या होता है? मिट्टी को भी साथ में ले जाती है अपने और जगह बनाती जाती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है ना। मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखरू झील और अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये जो आकृतियाँ ऊपर दी है ऐसी ऐसी आकृति बनाकर नदी बहती रहती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी नदियाँ होती है। अभी हमने दो प्रकार से नदियों को बांटा है अपवाह तंत्र को, एक हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ 12मासी रहती है, पूरे 12 महीने उसके अंदर जल भरा होता है। लेकिन प्रायद्वीप की नदियाँ जो होती है वो वर्षा के जल पर निर्भर करती है। जैसी वर्षा होती है वैसा उनके अंदर पानी होता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं जैसा बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में इनकी लंबाई भी कम होती है और इनकी जो ऊंचाई होती है, मतलब ये छिछली होती है, ये गहरी नहीं होती है। फिर भी इसमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। ऐसी दो नदियों के नाम ढूंढना है हमको। हिमालय की नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं और ये नदियां बहुत लंबी होती है और ये अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से के निकट तिब्बत से हुआ है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस सब आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में पठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से
पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिलती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी है और यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र, अभी हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा कि वह किस किस छोटी छोटी नदियों से, सहायक नदियों से मिलकर बना है, और अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इसमें से कुछ नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है ना। हिमानी मतलब बर्फ के पहाड़। यह गंगा के दाहिनी किनारे से समानांतर बहती है। गंगा के सीधी तरफ समानांतर मतलब साथ साथ में बहती है और इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल, हिमालय से निकलती है। इन नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बहुत सारा जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन ये नदियाँ जो है मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती है और कृषि योग्य भूमि तैयार करती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और सोन। ये अर्धशुष्क भाग से आती है, मतलब जहाँ पे थोड़ा सूखा भी रहता है और वर्षा भी होती है, अर्धशुष्क होता है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदी कैसे तथा कहाँ से मिलेगी। तो इसको हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, जो नक्शा दिया है पेज नंबर 18 पे, उसको देखेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से कहाँ तक कैसे मिल रही हैं और फिर लिखेंगे अपनी कॉपी में। बाएं और दाएं किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बंट जाती है। भागीरथी हुगली और दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पे इस नदी के 2 भाग हो जाते हैं, भागीरथी और हुगली। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। इसके पहले इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद बड़ी नदी, वृहद मतलब बहुत बड़ी नदी, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये प्रश्न भी आएगा कि सुंदरवन डेल्टा किसे कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के जल वाली बहुत बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इन नदियों के द्वारा बनाए गए जो डेल्टा होते हैं उन्हें सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इसके बाद है गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है और गंगा के अफवाह तंत्र को भी हमको चित्र में जो मानचित्र दिया है उसमें देखना है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बनते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे अपने को पेज नंबर 17 पे विसर्प बताए गए हैं। चित्र में देखिए कि सांप के आकार की नदी जैसी बनी है, उसे विसर्प कहते हैं। ब्रह्मपुत्री नदी तंत्र, अभी हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र पढ़ा है, अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है
तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ भी यहाँ आकर मिलती है और असम में जाकर यह ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी के जल तथा सिल्ट की मात्रा बहुत कम हो जाती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी से जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर की ओर बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति होती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट के पश्चिम में बहने वाले अनेक छोटी छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब पूर्व की ओर बहती है और जो नर्मदा और तापी नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीप नदियों की अफवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती, किससे? हिमालय नदियों से। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गार्ज से बहती है और यहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है और इसीलिए इसे यहाँ पर धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। जब ऊपर से नदी नीचे गिरती है तेज बहाव के साथ पानी, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे धुआं उठ रहा है और इसीलिए वहाँ का जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण का मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण होता है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई भी बहुत कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा, पेरियार, ये सब नदियाँ हैं इसके साथ तापी द्रोणी के साथ मिलती हैं। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनमें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है? गोदावरी का। और हिमालय वाले में तो है ही गंगा का। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इसमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इन्हें दक्षिण गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है। उसके बाद है कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है कृष्णा नदी, जो कि 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के विस्तृत रूप से फैली हुई है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसे हम नक्शे में, मानचित्र में देख सकते हैं। उसके बाद है झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारों के लिए आप सभी परिचित होंगे। जो कश्मीर घाटी में डल झील है उसके अंदर शिकारे बने हुए, शिकारे मतलब पानी के अंदर घर बने हुए, उन्हें शिकारा कहते हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब कश्मीर घूमने जाते हैं तो शिकारे में लोग रुकते हैं। इसी प्रकार तथा अन्य झील वाले स्थानों पर भी आप घूमने गए होंगे, वहाँ नौकायन किया होगा, मतलब नाव में घूमे होंगे, तैराकी की होगी और भी जो पानी के खेल होते हैं वह किए होंगे। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तो क्या वह इतनी सुंदर दिखाई देती है वहाँ पर? क्या आप वहाँ घूमने जाते? नहीं। इसलिए पर्यटकों के आकर्षण के लिए भी मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह से गर्त वाले भागों में यहाँ पानी जम जाता है और ठंड में तो पूरी झील ऊपर से बर्फ़ जम जाती है और उसके अंदर नीचे पानी होता है। भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार और लक्षणों में भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है और कुछ में केवल वर्षा का ही पानी होता है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्र, इनकी द्रोणी वाली झील। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप होता है, जबकि कुछ झील का निर्माण वायु, नदियाँ और मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण होता है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है। लवण जल मतलब नमकीन झील है, ये नमकीन पानी है यहाँ का, इसके पानी में बहुत नमक होता है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण में भी किया जाता है। मीठे पानी वाली अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र की हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है, बर्फ के द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये सब बनी हुई सभी हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो जो बाद में हिम पिघलने से भर जाती है। इस क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध जाते हैं। इससे विपरीत जम्मू और कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं के द्वारा बनी है। जो पृथ्वी में भूगर्भीय क्रिया होती है, जैसे भूकंप आता है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और बांध बनाने से भी बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखरा नंगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने के सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय जब बाढ़ आती है तो वो भी इसको रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी बहाव को संतुलित करने में सहायक होता है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है और आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाने के लिए जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है ये झीलें, और लोगों को पर्यटन और अपने मनोरंजन भी प्रदान करती है। प्राकृतिक सुंदरता भी लगती है वहाँ पे, जहाँ पे झील होती है वहाँ पे खूबसूरती भी बढ़ती है उस जगह की। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का बहुत अधिक महत्व है अर्थव्यवस्था में। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए यह अनिवार्य है।
हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए पानी का, कि यह वेस्ट न जाए। यही कारण है कि नदियों के तट के प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। जहाँ भी नदी का पानी होता था वहीं गांव और शहर बसते थे। अपने राज्य के उन शहरों की सूची बनाइए जो नदी के किनारे हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण के नदियों का बहुत अधिक महत्व है। अब हम देखेंगे नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि की बढ़ती मांग के साथ इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों का अधिक जल का निकासी होती है और इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में जाकर मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के जो अपने आप नदी स्वच्छ हो जाती है, जो नदी के अंदर ये क्षमता होती है कि वह अपनी सफाई खुद कर लेती है, उसको भी यह कचरा प्रभावित करता है। और पूरा जल प्रवाह गंगा में 20 किलोमीटर तक इसको तनु करके, पानी को तनु करना मतलब जो गंदगी आती है उसको, उससे पानी में उसको बिल्कुल लाइट कर देता है, बिल्कुल पतला कर देता है, और जिसे हम इंग्लिश में डाइल्यूट बोलेंगे। लेकिन लगातार बढ़ने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। अनेक नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण इसका प्रदूषण स्तर बढ़ता ही जा रहा है। नदियों के प्रदूषण स्तर को इसका कारण स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं भी लागू की जा रही है और स्वच्छ जल ही मानव का जीवन है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। ये हमने पाठ को पढ़ा है और उसको थोड़ा बहुत समझा है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।